गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। ठीक है, इसके पहले हम ये पढ़े, मैं बता दूं कि कल हमने पढ़ा था कि उत्पादन बढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था बहुविधि फसल प्रणाली क्या होती है, आधुनिक कृषि तकनीक होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमने कई सारी विभिन्न चीज़ों पर डिस्कशन किया था। तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 6 पे, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। ठीक है, यानी कि भूमि का बंटवारा किस प्रकार है, क्योंकि जो भूमि का जो वितरण होता है अक्सर वो असमान होता है। ठीक है, सबके पास एक बराबर भूमि नहीं होती। तो हम पढ़ना चालू करते हैं। तो क्या लिखा है देखते हैं। आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि खेती करने के लिए भूमि की ही ज़रूरत पड़ती है, हम भूमि पर ही खेती करते हैं। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा भूमि होगी वो ज़्यादा अपना फसल ग्रो कर सकता है, फसल उगा सकता है, उसका उत्पादन ज़्यादा होगा। ठीक है, दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। सबके पास पर्याप्त भूमि नहीं है। अगर किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, किसी के पास 50 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। पालमपुर में 450 परिवारों में से 1 मिनट परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। तो देखते हैं हम क्या वो कहना चाह रहा है राइटर यहाँ पे। ठीक है, तो हमने जैसे कि पाठ के परिचय में ही देखा था कि पालमपुर में कुल कितने 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से जो 80 परिवार है वो उच्च वर्ग के हैं, और 1/3 जो परिवार है वो दलित है। ठीक है, यानी कि 150 परिवार। तो इन्हीं 450 परिवारों में से 1/3 परिवार ऐसे हैं जो जिनके पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है। ठीक है, जो कि दलित है। और बाकी 240 परिवार जिनके पास भूमि है, ठीक है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। बाकी जो 240 परिवार है, 150 परिवारों के पास क्या है, भूमि नहीं है। ठीक है, अब कितने बचे, 240 परिवार के पास कितनी है, 2 हेक्टेयर भूमि है, सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, या 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम। तो अगर 2 हेक्टेयर काफ़ी छोटा होता है, तो इतने छोटे टुकड़ों पे खेती करने से किसानों के मतलब पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है, उनका उत्पादन इतना अच्छा नहीं होता कि वो ज़्यादा कमा पाए। ठीक है, बाकी जो किसान हैं उनके पास ज़्यादा भूमि है। तो हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उदाहरण दिया है। देखो, 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। ठीक है, कितनी भूमि थी इसके पास, 2.25। उसके कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे। ठीक है, उनकी मदद से वो इस भूमि पर खेती करता था। पर फिर भी इतनी भूमि होने के बाद भी और उसके 3 पुत्र थे। ठीक है, और आराम से नहीं कर रह रहे थे, लेकिन परिवार में एक भैंस थी तो कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के पश्चात यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था। ठीक है, परंतु अब सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें अतिरिक्त कार्य ढूंढना पड़ता था। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, तो ये क्या कह रहा है, कितनी भूमि थी, 2.25 हेक्टेयर थी, तो 3 पुत्र थे। ठीक है, इस भूमि और एक भैंस थी, उसको मिला के इनका गुजारा हो जा रहा था, लेकिन उसके 3 पुत्र थे। तो इस भूमि का भी जैसे कि ये 2.25। ठीक है, अब इसको 3 में बांट देंगे तो इतनी इतनी हो जाएगी, इतनी तीन भूमि हो गई। ठीक है, 0.75। ठीक है, अब सिंचाई की बेहतर व्यवस्था भी हो गई, आधुनिक कृषि तकनीक भी आ गई, लेकिन आधुनिक कृषि तकनीक में से भी का इस्तेमाल करने के बाद भी उनका उतना व्यवस्था नहीं हो पाती थी उनकी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास भूमि ज़्यादा है तो हम ज़्यादा अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं, और वहीं भूमि जो होती है वो टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो हमारा उत्पादन भी उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ठीक है, और इसके अलावा खेती होने के बावजूद भी उनका गुजारा नहीं हो पाता था, क्योंकि उनकी ज़मीन बहुत छोटी थी, जिसके कारण उत्पादन भी बहुत कम होता था। तो इसके कारण वर्ष के अन्य समय में उनको दूसरा कार्य भी ढूंढना पड़ता था। ठीक है, तो चित्र
1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लाट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसान के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है। ठीक है, तो हम देखते हैं चित्र में। चित्र कहाँ है? ऊपर है। ठीक है, तो ये चित्र 1.5 में 1.5। ठीक है, तो क्या कह रहा है लेखक? कह रहा है कि हम इस चित्र को देख के समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस चित्र में कि कुछ जो खेत है, ये जो लाइन है ये खेत को बता रही थी कि जैसे कि एक बड़ा खेत है। ठीक है, ये भी एक बड़ा खेत है, ये भी एक बड़ा खेत है, ये बहुत बड़ा खेत है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा खेत है। और देखिए ये छोटे 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 खेत है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, ये छोटे छोटे, एक मिनट, डार्क कलर, ये छोटे 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 खेत है ये जो है। ठीक है, और ये बड़े खेत है, ये बड़े खेत है, ये बड़े खेत है, ये बड़े खेत है। तो वो क्या कह रहा है कि जो किसान हैं, जो बहुत सारे किसान हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं ना, उनके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं ज़मीन के। ठीक है, जैसे कि ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हैं। और वहीं जो 60 परिवार हैं, ठीक है, 60 किसान ऐसे जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक खेती है। ठीक है, तो ये एक असमान वितरण हुआ भूमि का, समान नहीं है वितरण भूमि का। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें ये बताया गया है। तो अब हम ये डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में क्या बता रहा है? ये जो है ये टोटल 100%। ठीक है, इसमें से जो 36% लोग हैं और ये पीला वाला जो 64% लोग हैं। ठीक है, ये कृषि का क्षेत्र है। ठीक है, और ये कृषकों की संख्या है। ठीक है, तो जो 64% जो कृषि का क्षेत्र है उसमें केवल कितने लोग खेती करते हैं? 20% लोग खेती करते हैं। एवं जो 36% जो भूमि का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र है, उसमें 80% लोग खेती करते हैं। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि ये टोटल पालमपुर गांव है। ये गोला जो है, ये जैसा भी बना है, ये पालमपुर गांव है। ठीक है, तो इसमें जो 64% यानी कि जो इसका अधिकांश भाग है, इसमें सिर्फ खाली 20% लोग खेती करते हैं। ठीक है, ये 20% लोग के पास 64% भूमि का क्षेत्र है। ठीक है, वहीं ये जो 36% है, इसमें कितने 80% लोग जो है वो खेती करते हैं। यानी कि जो ज़्यादा जगह है ना, जो बड़ा आकार है भूमि का, वो सिर्फ 20% लोगों के पास है। यानी कि 20% लोगों के पास बहुत ज़्यादा भूमि है। और जो वहीं 80% जो लोग हैं वो उनके पास सिर्फ 36% भूमि है। समझ रहे कितना असमान वितरण है भूमि का। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है आइए देखते हैं। तो ये तो हमने भूमि की बात कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। ठीक है, श्रम, जैसे कि श्रम आपको पता है, श्रम यानी कि जो काम करना पड़ता है या मजदूरी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसे हम श्रम कहते हैं। तो हम श्रम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उत्पादन के कारक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने देखा था इस पार्ट में हम उत्पादन के 3 कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 कारक है। एक मिनट, ब्रश का साइज फिर छोटा हो गया। ठीक है, उत्पादन के 3 कारक हैं। ठीक है, पहला हमने देखा भूमि, भूमि के बारे में हमने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, दूसरा है श्रम, दूसरा क्या है? श्रम। ठीक है, श्रम। और तीसरा कारक क्या है? पूंजी। इस पार्ट में हम 3 ही कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूंजी। तो अब हम देखते हैं, हम श्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने तो देख लिया कि भूमि के बारे में हमने सारी चीज़ें जान ली। ठीक है, किसी के पास ज़्यादा भूमि, किसी के पास कम भूमि है। तो अब हम देखते हैं श्रम के बारे में। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। ठीक है, खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसानों अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं कार्य करते हैं, स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों पर किराया लगाते हैं। ठीक है, पहले हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसका मतलब जानेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फसल, एक मिनट कहाँ गया। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है।
कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। ठीक है, मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? श्रम के बारे में। तो श्रम, खेती के कार्य में श्रम की बहुत आवश्यकता होती है। ये उत्पादन का दूसरा कारक है, यानी उत्पादन के लिए कारक यानी कि जो जो चीज़ें हमें उत्पादन के लिए लगती है। ठीक है, भूमि, श्रम एवं पूंजी। तो श्रम जो है उत्पादन का दूसरा कारक है। ठीक है, तो श्रम में बहुत ज़्यादा लगती है, जो खेती के काम में बहुत ज़्यादा श्रम लगता है। ठीक है, और परिश्रम की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो हमने 3 तरह के किसानों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने देखा था जो 75% लोग हैं पालमपुर के, वो खेती के कार्य करते हैं। इनमें से कुछ बड़े किसान हैं, ठीक है, कुछ मझोले किसान हैं, और कुछ ऐसे किसान जो खेती के में डिपेंडेंट है या खेती पे निर्भर करते हैं, जिनके पास स्वयं के लिए ज़मीन नहीं है, स्वयं खेती करने के लिए। तो हमने 3 तरह के बारे में देखा था, तो हम वही देखेंगे। जो छोटे किसान हैं, यानी कि जिनके पास 2 एकड़ 2 हेक्टेयर इस तरह की ज़मीन है, वो जो उनके खेतों में जो श्रम होता है वो स्वयं करते हैं और अपने परिवार की मदद से फसल उगाते हैं। ठीक है, तो उन्हें किसी को वो नहीं करना पड़ता कि श्रम करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है, मझोले और बड़े किसान जो होते हैं वो खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पे लगाते हैं। ठीक है, और जो भूमिहीन किसान होते हैं, ठीक है, भूमिहीन किसान जो दूसरों के खेतों में कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा जो भूमिहीन रहते हैं वो दूसरों के खेतों में श्रम करते हैं, बड़े और मझोले किसानों के खेतों में। ठीक है, छोटे जो किसान होते हैं वो अपने परिवारों के साथ स्वयं श्रम करते हैं खेती के कार्य में। ठीक है, और हमने देखा कि जो छोटे किसान होते हैं, यानी कि जो भूमिहीन होते हैं, ठीक है, उनका फसल पे कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों के द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। ठीक है, उनको उन किसानों के द्वारा मजदूरी मिलती है। मजदूरी या तो नकद हो सकती है, या तो पैसे हो सकते हैं, या वस्तु हो सकती है, जैसे कि अनाज के रूप में उन्हें मजदूरी दे दी। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। ठीक है, मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि मजदूरी अलग अलग होती है, जैसे कि एक खेत से दूसरे खेत में अलग होती है। ठीक है, जैसे कि ये चावल का खेत है तो इसमें अलग तरह से मजदूरी देगी, अगर गेहूं का खेत है इसमें अलग तरह की मजदूरी होगी, कोई बड़ा खेत है तो उसमें अलग अलग तरह से मजदूरी दिया जाएगा उनको। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अलग अलग तरह से मजदूरी दी जाएगी। तो कभी कभी उनको भोजन भी देता है मजदूरी के रूप में, और अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की मजदूरी देती है। जैसे कि हो सकता है कि बुआई के लिए ज़्यादा मजदूरी दी जा रही है, कटाई के लिए कम दी जा रही है। ठीक है, रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। तो जो रोजगार की अवधि है उसमें भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंस है, अलग अलग है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है, या तो उन्हें दिन के हिसाब से मजदूरी पे रखा जाता है कि तुम जितने दिन काम कर रहे हो उसके हिसाब से, 2 दिन काम कर रहे हो तो तुम्हें 2 दिन के हिसाब से मजदूरी देंगे। ठीक है, या तो पूरे साल का उनको ठेका दे दिया जाता है कि तुम साल भर या इस फसल जब तक ये फसल हो रही है, जैसे कि गेहूं की फसल के लिए तुम ही मजदूरी करोगे हमारे खेत में। ठीक है, ऐसा होता है। तो हम डाला की बात करते हैं। ठीक है, डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पे काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। ठीक है, डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पे काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है, मतलब कि वो किसी और के खेत में काम करता है, भूमिहीन श्रमिक है यानी मजदूरी करता है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढना रहना पड़ता है। ठीक है, दैनिक मजदूरी करता है यानी कि दिन के हिसाब से, 5 दिन के हिसाब से, 5 दिन के लिए कभी मजदूरी मिली कभी नहीं मिली, तो उसे रोज रोज काम ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो एक और चीज़, सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 115 रुपये रखा गया है। ये 2014 के हिसाब से है, डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, क्योंकि हमारे जो किसान होते हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है। ठीक है, कभी उन्हें कभी कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है एवं उन्हें पैसे कम दिए होते हैं। तो ये सरकार के द्वारा एक प्राइस रहता है, एक कीमत फिक्स्ड रहती है, मतलब निर्धारित कर देती है सरकार। तो इससे कम वेतन पे आप किसी से काम नहीं करवा सकते। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ठीक है, निर्धारित है, लेकिन होता क्या है, लेकिन डाला को मात्र 80 रुपये ही मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा सरकार ने कितना निर्धारित की, 150। इस 150 रुपये से कम एक दिन का। ठीक है, एक दिन
अगर कोई किसी से 150 रुपये दिन से नीचे की मजदूरी देता है, यानी कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है, ठीक है, तो लेकिन डाला को सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो हम देखते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों के में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सरकार ने कितने रुपए फिक्स किए, 150, और उसको मिल कितने रहे हैं, 80। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भूमिहीन श्रमिक है, मजदूरी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और जितने लोग और काम की जो ज़रूरत है वो कम है। मतलब रोज जैसे कि 80, ठीक है, 80 रुपये उसे मिल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। जो श्रमिक है ना, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, एवं जहाँ काम जो है ना वो बहुत कम है, इसलिए उनके बीच में स्पर्धा है, इसलिए वो कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ये सब पढ़ लीजिएगा, ये कहानी टाइप से दिया है। हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। वहीं छोटे किसानों के विपरीत, अब हम यहाँ पे आते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती में बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे, ठीक है। हमने देखा, जो हमने 3 तरह के लोगों के बारे में पढ़ा। एक तो भूमिहीन श्रमिक, जिनके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं होती है, वो दूसरों के खेत में आके काम करते हैं। दूसरा छोटे किसान, जो कि अपना श्रम खुद कर लेते हैं, खेती का जितना भी श्रम रहता है, ठीक है। और जो मझोले और बड़े किसान हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे श्रमिकों को अपने खेतों में काम करने के लिए पैसे देते हैं, ठीक है। तो उनके पास खेत ज़्यादा होता है, ठीक है, उनके पास खेत बड़ा होता है, तो इससे उत्पादन भी बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। जो भी उत्पादन होता है उसे वो बेचते हैं तो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है, इसलिए वो पूंजी की व्यवस्था खुद कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। छठवां हमारा पॉइंट है, ठीक है। आप पहले देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था, हमने आधुनिक विधि पढ़ी थी खेती में, जो आजकल इस्तेमाल होने लगी है, ठीक है। तो उसके लिए पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमने 2 तरह के किसानों के बारे में देखा। एक तो बड़े एवं मझोले किसान, और दूसरा छोटे किसान, और एक श्रमिक होते हैं, ठीक है। श्रमिक तो श्रम करके अपना पैसा कमाते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं होता। अब हम देखेंगे हमारा तीसरा कारक, यानी कि पूंजी, ठीक है। हमने भूमि देख लिया, हमने श्रम देख लिया, अब हम देखेंगे पूंजी, ठीक है। तो खेती के कार्य के लिए पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अधिकांश छोटे किसान जो होते हैं, अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो हमने देखा कि देखो, एक तो छोटे किसान है, एक बड़े किसान है। छोटे किसान के पास ज़मीन बहुत कम होती है, ठीक है, इसलिए उनका उत्पादन कम होता है, ठीक है। अब उन्हें अगले साल फिर से खेती करनी है, ठीक है, तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उनके पास पूंजी नहीं है। तो इस पूंजी को लेने के लिए वो क्या करते हैं, बड़े किसानों से कर्जा ले लेते हैं या साहूकारों से कर्जा ले लेते हैं। लेकिन ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊँची होती है, ब्याज की दर, ठीक है। अगर हम कर्जा लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है एक, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने किसी से 100 रुपये का कर्जा लिया, तो आपको मान लीजिए कि उसका ब्याज दर 5-10% है, ठीक है। तो आपको जब आप उसको पैसे वापस करोगे तो आपको 110 रुपये पैसे वापस करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है ब्याज दर। अब हम वही बड़ी किसानों की बात करते हैं, अभी मैंने गलती से पढ़ दिया था इसे। तो दूसरा, छोटे किसानों के विपरीत, ठीक है, छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती में बचत होती है, ठीक है। इस तरह से वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, इसका उत्तर आपको अगले भाग में पाएंगे आप। तो जो बड़े किसान जो होते हैं, उन्हें पूंजी की आवश्यकता उनकी स्वयं पूर्ण हो जाती है, ठीक है। वो स्वयं से ही पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं, उनको किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ता है। अब कैसे करते हैं, इसका हम अगले भाग में देखेंगे, ठीक है। तो हम चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। और ये जो खालिस्तान वाला जो दिया है,
इसे जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब हम इसे डिस्कस कर लेंगे और मैं ही आपको ये सब भरवा दूंगी, ठीक है। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा 7वां टॉपिक है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, ठीक है। अधिशेष यानी कि बचे हुए, ठीक है। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, कृषि उत्पाद यानी कि जो खेती से जो उत्पाद हो रहे हैं हमारे, गेहूँ, चावल, जो भी अन्य अनाज है, उन्हें कृषि उत्पाद, उनकी बिक्री कैसे करते हैं। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग किया। तीनों कारकों यानी कि भूमि, पूंजी, श्रम एवं पूंजी, भूमि, श्रम एवं पूंजी, ठीक है। और भूमि में गेहूँ पैदा किया, इन क्या निकला, इनका रिजल्ट, इन तीनों कारकों को प्रयोग किया और क्या निकला, गेहूँ निकला, ठीक है। गेहूँ पैदा किया, गेहूँ की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। किसान गेहूँ का क्या करते हैं, अब मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जो किसान गेहूँ का क्या करते हैं या उनका जो भी उत्पादन होता है उसका वो क्या करते हैं, ठीक है। वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूँ रख लेते हैं और अधिशेष गेहूँ को बेच देते हैं, ठीक है। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है, ठीक है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इससे एक बड़ा भाग परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान की बाजार में गेहूँ पूर्ति करते हैं, ठीक है। ये सब यानी एक बड़े किसान तेजपाल सिंह अपनी समस्त भूमि पर 350 क्विंटल गेहूँ प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या दिया है इसमें। तो हम देख रहे थे कि वो जो बचा हुआ जो उत्पाद रहता है, बचा हुआ यानी कि अब हम देखते हैं क्या करते हैं वो अपने उत्पादों का, कृषि उत्पादों का, ठीक है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जब भी किसान खेती करता है उसका जो भी उत्पादन होता है, जैसे कि मैंने आपको चना वाला उदाहरण दिया था पिछले वीडियो में कि उसने किसी ने चना उगाया तो वो क्या करता है, चना अपने परिवार के लिए रख लेता है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा जिसको उसके परिवार को साल भर में लगेगा, और जो बचा कुचा हिस्सा होता है वो बेच देता है। तो होता क्या है कि जो छोटे किसान होते हैं, ठीक है, छोटे किसान के पास उत्पादन कम होता है, ठीक है, तो वो परिवार के लिए रखते हैं, उसी में पूरा जो चना है वो ख़त्म हो जाता है या गेहूँ है जो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत बचता है उसे वो बेच देते हैं, ठीक है, बेच देते हैं खेत में भी, मतलब मंडी में ले जाके बेच देते हैं। तो होता क्या है, तो उनके पास, इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं आ पाते, ठीक है। अब फिर अगले साल उनको फिर से खेती करना है तो इसलिए उनको पूंजी उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन वहीं क्या होता है, जो बड़े किसान होते हैं, ठीक है, बड़े किसान होते हैं उनके पास उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने परिवार के लिए एक हिस्सा रख भी लेते हैं। परिवार के लिए रखने के बाद भी उनके पास बहुत सारा जो उत्पादन रह जाता है गेहूं का वो बच जाता है, तो वो उस गेहूं को ले जाके बाज़ार में बेच देते हैं। तो इसलिए उन्हें पूंजी उनके पास पूंजी आ जाती है, पैसे जाते हैं, तो उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है सविता और गोविंद के बेटों, मतलब ये छोटे किसान का उदाहरण दिया है कि वो अपनी परिवार की आवश्यकताओं के लिए क्या करते हैं, रख लेते हैं गेहूँ को, ठीक है, तो वो बाज़ार में नहीं बेच पाते। और वहीं जो बड़े किसान होते हैं वो अपना जो गेहूँ या जो भी उनका उत्पादन रहता है उसे ले जाके शहरों या कस्बों में ले जाके बेच देते हैं दुकानदार को, जिससे वो पैसा कमाते हैं और उनके पास पूंजी आ जाती है, ठीक है। तो वहीं एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि के से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त होता है, ठीक है, 350 क्विंटल ज़्यादा गेहूँ प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो करता क्या है, अपने अतिरिक्त गेहूँ, एक सेकेंड, अपने अतिरिक्त गेहूँ, एक मिनट रुकेगा, अपने अतिरिक्त यानी कि जो उसका बचा हुआ गेहूँ रहता है परिवार के लिए रखने के बाद वाला जो गेहूँ रहता है वो उसको क्या करता है, रायगंज के बाज़ार में ले जाके बेच देता है, ठीक है। तो उससे अच्छी कमाई हो जाती है उसकी, क्योंकि वो बड़ा किसान है, ठीक है। तो फिर वो इस कमाई का क्या करता है, अगले साल के लिए उसके पास अधिकांश पैसा जाता है, वो बैंक में जमा कर देता है, ठीक है, बैंक में जमा कर देता है। बाद में इस पैसे का उपयोग वो छोटे मोटे जो किसान होते हैं, जैसे कि सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में करता है, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता है, ठीक है। उससे बचत का उपयोग, फिर जो भी उसका बचता है कर्ज, वो जो भी देता है उसके पास पैसा आता है, फिर उसका जो उपयोग वो क्या करता है, अगले मौसम की खेती के लिए करता है, या तो वो ट्रैक्टर ले लेता है या अन्य स्थिर पूंजी में उसका प्रयोग कर लेता है, ठीक है। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को वो अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे
अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। ठीक है, हमने देखा कि वो अपना खेती ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है, अपने परिवार के लिए रख लेते हैं, फिर जो भी कुछ बचता है उसे वो बाज़ार में ले जाके बेच देते हैं, जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं। पैसों का वो या तो बैंक में जमा कर देते हैं, या छोटे मोटे जो किसान रहते हैं या भूमिहीन श्रमिक रहते हैं उन्हें उधार दे देते हैं, उससे कर्ज देते हैं तो उन्हें ब्याज भी अच्छा खासा मिलता है। फिर इससे वो ट्रैक्टर, मशीनें आदि ये जो पूंजी होती है वो उसमें उसको इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर उसमें पैसा लगा देते हैं और अगले मौसम में भी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे उन्हें और अच्छी फसल प्राप्त होती है। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में हम अपना पार्ट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।